बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन गंदी जूतों के साथ मेरे रईस दोस्तों के सामने आने की? दोस्तों, इस भिखारी को देखो। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये कागजों पे मेरा पति है, पर असलियत में मेरे घर का सबसे घटिया नौकर। इसकी औकात फर्श साफ करने और मेरे जूतों की धूल झाड़ने तक ही सीमित है। वक्त और औकात का फैसला आज नहीं अनन्या, कल होगा। कहते हैं कि इंसान की औकात उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। लेकिन जब सत्ता और पैसा किसी के सिर चढ़कर बोलने लगे, तो उसे अपनों के चेहरे में भी नौकर नजर आने लगते हैं। यह कहानी है रोहन की, जो एक शांत समंदर की तरह था, जिसके भीतर तूफान छिपा था, और अनन्या की, जिसके लिए उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा गहना था। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं से भी इंतजाम करूंगा, लेकिन आपकी सांसों की डोर टूटने नहीं दूंगा। आपका इलाज जरूर होगा। रोहन ने फोन रखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन इरादे फौलाद के थे। तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई, बेशर्म, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन गंदी जूतों के साथ मेरे रईस दोस्तों के सामने आने की? यह अनन्या थी, रोहन की पत्नी और शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस वुमन। अनन्या ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर उपहास भरी हंसी के साथ कहा, दोस्तों, इस भिखारी को देखो। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह कागजों पर मेरा पति है, पर असलियत में मेरे घर का सबसे घटिया नौकर। इसकी औकात फर्श साफ करने और मेरे जूतों की धूल झाड़ने तक ही सीमित है। वहां मौजूद रईस लोग ठहाके लगाकर रोहन का मजाक उड़ाने लगे। रोहन शांत रहा। उसने बस इतना कहा, वक्त और औकात का फैसला आज नहीं अनन्या, कल होगा। आज मैं तुम्हारी नफरत के आगे झुका हूं, लेकिन कल तुम अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर माफी मांगोगी। चुप कर नालायक, अनन्या चिल्लाई। तुझे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल सकती हूं। याद रख, तू यहां मेरी दया पर पल रहा है। रोहन चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल गया। उसे वो पल याद आया जब अनन्या के पिता ने गिड़गिड़ाते हुए उसका हाथ मांगा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी का अहंकार एक दिन उसे ले डूबेगा। शाम को अनन्या के आलीशान दफ्तर में करोड़ों के सौदे मेज पर सजे थे। वह अपने नाखूनों को देख रही थी, जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। तभी रोहन अंदर आया, थका हुआ चेहरा, धूल भरे कपड़े। अनन्या, मां की हालत बहुत नाजुक है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अनन्या जोर से हंसी, पैसा? तुम्हें लगता है कि एक परजीवी को मेरी मेहनत की कमाई मिलेगी? अगर पैसा चाहिए तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। आज रात मेरी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। तुम्हें वहां वेटर बनकर मेहमानों को ड्रिंक्स परोसनी होगी। अगर एक भी गलती हुई तो मां का इलाज तो दूर, तुझे इस शहर की सड़कों पर भी जगह नहीं मिलेगी। रोहन का स्वाभिमान लहूलुहान था। वह पढ़ा लिखा था, काबिल था, लेकिन अपनी मां की जान के लिए उसने सिर झुकाकर हां कह दिया। शाम को पार्टी शुरू हुई। बड़े बड़े व्यापारी, विदेशी निवेशक और शहर के रईस वहां जमा थे। रोहन वेटर की वर्दी में ट्रे लिए घूम रहा था। अनन्या जानबूझकर सबको बता रही थी कि यह उसका पति है, जो असल में घर का नौकर है। अनन्या का घमंडी दोस्त समीर रोहन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। उसने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाया और रोहन लड़खड़ा गया। कांच के गिलास फर्श पर चकनाचूर हो गए। अनन्या ने चिल्लाकर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीच इंसान, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अभी के अभी झुककर अपने हाथों से ये फर्श साफ कर, वरना मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। पूरे हॉल में सन्नाटा था। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन मां की जिंदगी का सवाल था। वह धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। उसका हर एक कदम उसे अपमान की खाई में धकेल रहा था। तभी अनन्या के पिता वहां आए। उनकी आंखों में रोहन के लिए दुख और अनन्या के लिए नफरत थी, लेकिन अनन्या ने उन्हें भी चुप करा दिया। जैसे ही रोहन का हाथ फर्श की ओर बढ़ा, तभी मुख्य द्वार पर काली गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका। सुरक्षा गार्डों ने रास्ता साफ किया। सबको लगा कि कोई बड़ा विदेशी निवेशक आया है। गाड़ी से एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति बाहर निकला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बेताज बादशाह विक्रम। अनन्या अपनी बनावटी मुस्कान के साथ उसके स्वागत के लिए बढ़ी। स्वागत है सर, हमारे गरीब खाने में आपका आना सौभाग्य है।
लेकिन विक्रम ने अनन्या को ऐसे अनदेखा किया जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। उसकी नजरें सीधे रोहन पर जाकर टिक गईं, जो जमीन पर बैठकर कांच के टुकड़े उठा रहा था। विक्रम का चेहरा डर और सम्मान से सफेद पड़ गया। वह तेजी से रोहन की ओर बढ़ा। अनन्या को लगा कि शायद सफाई न होने से वह नाराज है। वह फिर रोहन पर चिल्लाई, देखो तुम्हारी गंदगी की वजह से मुख्य अतिथि परेशान है, दफा हो जाओ यहां से। विक्रम ने मुड़कर अनन्या को देखा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? अनन्या ने हंसते हुए कहा, बेशक सर, यह मेरा बेकार पति है। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि रोहन ने अपना हाथ हवा में उठाया। एक छोटा सा इशारा और दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम तुरंत खामोश होकर सिर झुकाकर पीछे हट गया। पूरी महफिल हैरान थी। रोहन की आंखों में अब वह बेबसी नहीं थी, बल्कि एक गहरा समंदर था जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता था। खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि रोहन का मुखौटा उतरने वाला था और अनन्या का साम्राज्य ढहने की कगार पर था। रात की उस खामोशी ने आने वाले तूफान की दस्तक दे दी थी। अनन्या जिसे अपनी जीत समझ रही थी, वो दरअसल उसके पतन की शुरुआत थी। जब आप किसी के आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि घायल शेर की सांसें धमाकों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। रोहन का वो एक इशारा और विक्रम जैसे दिग्गज का झुक जाना, यह महज इत्तेफाक नहीं, एक साम्राज्य के अंत की घोषणा थी। पार्टी के बीच में तनाव इस कदर बढ़ गया था कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी। अनन्या का घमंड अभी भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। समीर ने रोहन को और ज्यादा जलील करने के लिए अपनी महंगी शराब का गिलास उसके पैरों के पास फेंक दिया। ओए वेटर, देख मेरे जूतों पर छींटें पड़ गई हैं, जरा इन्हें चमक तो दे। समीर की आवाज में नशा और अहंकार था। रोहन ने अपनी आंखों को उठाया। उन आंखों में एक ऐसी बर्फीली चमक थी कि समीर का हाथ एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसने रोहन को धक्का दे दिया। रोहन पीछे गिरा और टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उसकी हथेली में गहरे तक उतर गया। सफेद संगमरमर के फर्श पर लाल खून की बूंदें टपकने लगीं। अनन्या के पिता अपनी ममता और पछतावे को रोक नहीं पाए। उन्होंने दौड़कर रोहन का हाथ थामा। बेटा, बस बहुत हुआ, क्यों सह रहा है ये सब? रोहन ने मुस्कुराते हुए अपने ससुर का हाथ हल्के से दबाया। पापा, धैर्य रखिए। कीचड़ को साफ करने के लिए कभी कभी उसमें उतरना पड़ता है। मैं बस अपना धर्म निभा रहा हूं। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान जा चुके थे। अनन्या थकी हुई लेकिन खुश थी कि उसने एक बड़ी डील की उम्मीद जगाई है। लेकिन बाहर बगीचे के अंधेरे में विक्रम अपने फोन पर थरथराते हुए किसी से कह रहा था, साहब, उसने मुझे चुप रहने का हुक्म दिया। मुझे नहीं पता वो इस नर्क में क्यों है, लेकिन अगर उसने चाहा तो सुबह होने से पहले हमारा वजूद मिटा देगा। अगली सुबह अनन्या के लिए किसी डरावने सपने जैसी थी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके फोन पर नोटिफिकेशंस का अंबार लगा था। उसकी कंपनी नियोटेक के शेयर बाजार में ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। करोड़ों का निवेश एक झटके में वापस ले लिया गया था। वह घबरा कर नीचे आई तो देखा रोहन रसोई में शांति से नाश्ता बना रहा था। अनन्या ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। मनहूस, जब से तू इस घर में आया है, मेरी किस्मत को आग लग गई है। तेरी शक्ल ही खराब है। रोहन ने जमीन पर गिरा हुआ खाना समेटा और बहुत धीमे स्वर में कहा, अनन्या, जब इंसान अपनी जड़ों का अपमान करता है तो उसकी ऊंचाइयों को ढाने में वक्त नहीं लगता। अपनी किस्मत को दोष मत दो, अपने कर्मों का हिसाब करो। तभी घर की घंटी बजी। बाहर सरकारी अधिकारियों और पुलिस का दस्ता खड़ा था। मैडम, आपकी कंपनी पर वित्तीय धोखाधड़ी के संगीन आरोप हैं। हमें दफ्तर सील करना होगा और आपकी निजी संपत्ति की जांच करनी होगी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत समीर को फोन लगाया, लेकिन वहां से आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। समीर उसे मझधार में छोड़कर भाग चुका था। दोपहर होते होते अनन्या की लग्जरी कारें उठाई जा रही थीं। उसके बंगले पर नीलामी का नोटिस चिपक गया था। तभी विक्रम का फोन आया। अनन्या रोते हुए बोली, सर, मुझे बचा लीजिए। विक्रम की आवाज अब वैसी नहीं थी। उसने कहा, अनन्या, तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, जिसे तुम घर का नौकर समझती थी।
वो असल में इस खेल का सबसे बड़ा शिकारी है। उसने खुद को शिकार बनाया ताकि तुम्हें सच का आईना दिखा सके। अनन्या को लगा कि शायद उसके पिता की बात हो रही है, लेकिन असली सदमा अभी बाकी था। शाम को अनन्या को एक गुमनाम संदेश मिला। अपनी कंपनी और इज्जत बचाना चाहती हो तो शहर के पुराने गोदाम में आओ, अकेले। अनन्या डरी हुई वहां पहुंची तो देखा वहां समीर और उसके गुंडे पहले से मौजूद थे। समीर हंसा। अनन्या, मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं, बस वो सीक्रेट कोड्स चाहिए थे जो अब मेरे पास हैं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही समीर के आदमी अनन्या की ओर बढ़े, अंधेरे में से एक साया निकला। उसकी चाल किसी साए की तरह थी और ताकत किसी पहाड़ जैसी। एक पल में 3 गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। वो रोहन था, लेकिन वो झुका हुआ, डरा हुआ रोहन नहीं था। उसका सीना चौड़ा था। उसकी चाल में एक कमांडो का अनुशासन था। रोहन ने समीर का गला पकड़ा और उसे हवा में ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई पुतला हो। मैंने कहा था समीर, औकात वक्त तय करता है और तेरा वक्त खत्म हो चुका है। रोहन की आवाज उस गोदाम में गूंज रही थी। अनन्या अपनी फटी आंखों से देख रही थी कि जिस शख्स को उसने लातें मारी थीं, आज वो एक फरिश्ते की तरह उसकी जान बचा रहा था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, कौन है ये रोहन और इसकी मां का रहस्य क्या है? जब तूफान शांत होता है तो तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी शांति सबसे बड़े विस्फोट की तैयारी होती है। अनन्या ने जिस इंसान को पैरों की धूल समझा था, वो दरअसल एक ऐसी आग निकला जिसने पूरी दुनिया के भ्रष्ट तंत्र को भस्म करने की ताकत रखी थी। अब वक्त था उस नकाब के हटने का जिसके पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक रणनीतिकार छिपा था। गोदाम में लाशों की तरह पड़े गुंडों और कांपते हुए समीर को पीछे छोड़कर रोहन अनन्या को लेकर घर पहुंचा। लेकिन यह घर अब उसका नहीं था। वहां बैंक की सील लगी थी। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, तुम कौन हो? तुमने समीर को कैसे मारा? और मेरी कंपनी? सब खत्म हो गया। रोहन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, अनन्या, जब तुम घमंड के ऊंचे मीनार पर बैठी थीं, तब तुम्हें नीचे की जमीन नहीं दिखी। अब जब तुम जमीन पर हो तो हकीकत को पहचानो। तभी रोहन के फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक संदेश था, आर्क, तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो काल चक्र का एक्सेस कोड लेकर बंदरगाह पर आओ। रोहन के चेहरे पर जो शांति थी वो पल भर में एक भयानक क्रोध में बदल गई। उसने अपनी अलमारी के पीछे एक गुप्त बटन दबाया और एक तिजोरी खुली। उसके अंदर से उसने एक हाईटेक डिक्रिप्टर निकाला। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, कालचक्र? आर्क? ये सब क्या है रोहन? रोहन ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, अनन्या, जिस रोहन को तुम जानती थी वो एक पर्दा था। मेरा असली नाम आर्क है। मैं एक ऐसा वैज्ञानिक हूं जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो दुनिया के हर काले धन और अवैध हथियार के व्यापार को 1 सेकंड में फ्रीज कर सकता है। इसी कालचक्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों ने मेरे परिवार को मार डाला। मैं तुम्हारे घर में इसलिए छिपा था क्योंकि दुनिया की कोई एजेंसी एक नौकर के पीछे नहीं आती। रोहन ने एक हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया जो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। वह अनन्या को वहीं छोड़कर जाने लगा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे साथ ले चलो। मैंने जो गलतियां की हैं मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूं। रोहन ने उसे देखा और अपने साथ ले लिया। बंदरगाह पर मौत का सन्नाटा था। वहां जैकॉल नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी समीर के साथ मिलकर रोहन की मां को कुर्सी से बांधे खड़ा था। जैकॉल चिल्लाया, आर्क, कोड दे दो, वरना तुम्हारी मां और यह शहर दोनों तबाह हो जाएंगे। रोहन बिना किसी हथियार के उनकी ओर बढ़ने लगा। जैकॉल ने गोलियां चलाईं, लेकिन रोहन की फुर्ती बिजली जैसी थी। वह साए की तरह लुप्त हुआ और जैकॉल के पीछे से प्रकट हुआ। तुम्हें लगा कि तुम मेरी मां को ढाल बनाओगे? रोहन की आवाज किसी गरजते हुए शेर जैसी थी। उसने एक ही झटके में जैकॉल का हाथ मोड़ दिया और उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। तभी चारों तरफ की इमारतों पर लेजर लाइटें चमकने लगीं। रोहन के स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली थी। रोहन ने अपनी मां की बेड़ियां खोलीं और उनके चरणों में सिर झुकाया। मां ने कहा, बेटा, आज इस बुराई का अंत कर दे।
रोहन ने अपने डिवाइस पर अंतिम कोड टाइप किया, न्याय। अचानक पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स में एक हलचल हुई। जय कौल और समीर जैसे हजारों अपराधियों के बैंक खाते शून्य हो गए। उनकी ताकत, उनके हथियार, उनकी पहचान, सब कुछ एक झटके में मिट गया। समीर घुटनों के बल बैठ गया। वह अब भिखारी बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ रोहन ने प्रोजेक्ट कालचक्र को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उसने अनन्या से कहा, अब न कोई कोड है, न कोई आर्क। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं। क्या अब भी तुम इस साधारण रोहन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगी, जिसके पास न दौलत है न रुतबा? अनन्या, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, उसने रोहन के हाथ थाम लिए और अपनी आंखों के आंसुओं के साथ कहा, मुझे वह रुतबा कभी चाहिए ही नहीं था जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वही रोहन जो मेरे गुस्से को प्यार से सहता था। सालों बाद शहर के एक छोटे से कोने में एक पाठशाला खुली। वहां कोई अमीर गरीब नहीं था। वहां एक साधारण सा शिक्षक बच्चों को पढ़ाता था, जिसे लोग रोहन भाई कहते थे, और उसके साथ एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, जिसका नाम अनन्या था। अहंकार की राख से एक नए जीवन का जन्म हो चुका था।